हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम वीआई ट्रेड का फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड थ्योरी पेपर रिवीजन करने वाले हैं। सब्जेक्ट है हमारा साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। अभी तक हमने इसे रिवीजन में 3.1 से लेकर 3.5 तक कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम 4.1 से लेकर 4.5 तक रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय नहीं गंवाते हैं और फटाफट रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। ये है यूनिट 4, चिल्ड्रन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट विथ एडिशनल डिसेबिलिटीज VIAD। इसी के अंतर्गत सब यूनिट है 4.1, कंसेप्ट एंड डिफिनीशन ऑफ चिल्ड्रन विथ VIAD, यानी कि इसके बारे में छत, अक्षमता और असुविधा, ये तीनों चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम छत के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर में भी छत के बारे में पढ़ाया गया है। तो छत क्या होता है, एक नॉर्मल शब्दों में अगर हम जानें तो किसी व्यक्ति या बालक में किसी भी प्रकार की यदि हानि पाई जा रही है, चाहे वो शारीरिक हानि हो चाहे वो मानसिक तौर पर हानि हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका छत कहलाता है। यदि इसी को हम किताबी रूप में देखें तो आप देख सकते हैं, किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण व्यक्ति के शरीर में आई शारीरिक या मानसिक अक्षमता या क्षति या कमी जो कि अंग स्तर पर हो, क्षति कहलाता है। जरूरी नहीं है कि छत के कारण हमारा कार्य प्रभावित हो, यह भी नहीं है कि छत के कारण हमारा कार्य प्रभावित रहे, लेकिन कार्य तो प्रभावित होगा ही। अगर शारीरिक और मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार की अगर हानि पाई जा रही है तो कार्य कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अक्षमता की। अक्षमता क्या होता है, यदि हम एक व्यक्ति या बालक को ले लें तो जब उसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक तौर पर हानि पाई जा रही है तो उस हानि के बाद, यानी कि अगली स्टेज, उस हानि के बाद यदि व्यक्ति में सामान्य कार्य करने में असुविधा आ रही है, या कह लीजिए व्यक्ति अपना कार्य या बालक अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसमें क्या आएगा, अक्षमता आएगा। यानी कि वो किसी न किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित होगा, फिर उससे वो कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट से पीड़ित व्यक्ति सोते समय अक्षमता से प्रभावित नहीं होगा, जब वह किसी कार्य को करेगा तभी उस कार्य को करने में वो असमर्थ महसूस करेगा। जैसे कि उसे अगर चलना पड़े तो वो चलने से यदि प्रभावित है तो उसमें कौन सी डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, लोकोमोटर। आगे हम बात करेंगे दिव्यांगता की। दिव्यांगता क्या है, हैंडीकैप्ड क्या है। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी गलत है तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। दिव्यांगता और विकलांगता, क्षति और अक्षमता के कारण व्यक्ति की जो उम्र और लिंग के अनुसार सामाजिक दायित्व निभाने में आई जो कमी होती है, उसी को दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। यानी कि जब क्षति और अक्षमता के परिणाम स्वरूप व्यक्ति या बालक किसी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे दिव्यांगता कहेंगे। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ एडिशनल डिसेबिलिटी। जब एक बच्चे में 2 या 2 से अधिक अलग अलग निःशक्त या असमर्थता होती है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, वह बहुनिःशक्तता या बहुविकलांगता से पीड़ित व्यक्ति कहलाएगा। इसके साथ साथ ही वह अपनी गतिविधियों में नियंत्रण की समस्या, सुनने या देखने में कठिनाई का अनुभव करेगा। बहुविकलांगता में अधिकतर बच्चे मानसिक मंदता के साथ होने के कारण शारीरिक निःशक्त भी होते हैं। बहुविकलांगता 2 या 2 से अधिक बहुविकलांगता का मिश्रण होता है। यानी कि बहुविकलांगता में क्या होता है कि एक डिसेबिलिटी के साथ साथ दूसरी डिसेबिलिटी भी कोई ना कोई होगी और दूसरी डिसेबिलिटी के साथ कोई तीसरी डिसेबिलिटी भी होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति या बालक कान से सुन नहीं पाता है, साथ ही साथ मानसिक मंद भी है और उसके साथ साथ उसे चलने में भी प्रॉब्लम आ जाए, तो इस प्रकार से वो एक या एक से अधिक जो जब उसमें विकलांगता आ जाएगी तो वो विकलांगता क्या कहलाएगी, बहुविकलांगता कहलाएगी।
अब हम बात करेंगे इसकी डिफिनीशन की। अकॉर्डिंग टू सच वार्ज, बहुविकलांगता व्यक्ति के दो या दो से अधिक अक्षमताएं होती हैं और जिसे युवा जीवन की योजना के लिए ध्यान में रखना आवश्यक है। एक बच्चा जिसमें दो या दो से अधिक समांगी विकलांगता होती है उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। यानी कि समांगी विकलांगता का मतलब होता है एक समान, और जब उसमें एक या एक से अधिक डिसेबिलिटी आ जाएगी तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी भी कहा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू फेडरल 1990 PWD एक्ट के अनुसार अगर हम देखें तो कुछ ऐसी क्षतियाँ होती हैं या मानसिक मंदता, दृष्टिबाधिता, आर्थोपेडिक इत्यादि शामिल होती हैं कि बहुविकलांगता में ये सारे चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो कि शैक्षिक स्तर पर तीव्र समस्या जैसे कि बहरे, चक्षुहीन या फिर उसके साथ साथ मानसिक मंदता, ये तीनों चीज़ें अगर शामिल हैं तो वो बहुविकलांगता की श्रेणी में आएगा। ये था हमारा 4.1 जो कि यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत ही 4.2 की। तो ये हमारा सब यूनिट 4.2 है, टाइप्स ऑफ एडिशनल डिसेबिलिटीज, कॉमन केसेज एंड सिंड्रोम्स। बहुविकलांगता के प्रकार, इसमें बहुविकलांगता के प्रकार हम देखेंगे तो शरीर में एक या एक से अधिक विकलांगताओं की जो उपस्थिति होती है वह बहुविकलांगता की श्रेणी में आती है, जैसा कि आप लोगों ने यूनिट 4.1 में पढ़ा। भारत सरकार ने बहुविकलांग व्यक्तियों की अतिरिक्त आवश्यकताओं को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सेवा मॉडलों के विकास के लिए एक विशेष राष्ट्रीय संस्थान जो कि चेन्नई में राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति अधिकारिता संस्थान के नाम से जाना जाता है। ये किसके लिए है? बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए है। बहुविकलांग व्यक्ति को उनकी विकलांगता की स्थिति एवं प्रकार के आधार पर निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि बधिरांध। बधिरांध जो व्यक्ति होते हैं इनमें भी VI के साथ साथ HI भी शामिल होता है, या उसी को बधिरांध बोलते हैं, बधिर प्लस अंध। यानी कि बधिर प्लस अंध से मिला आपका ये शब्द बधिरांध। बधिरांधता सुनने और देखने की विकलांगताओं का एक ऐसा समायोजन है जिससे बच्चे संप्रेषण, विकासात्मक और शिक्षा की जो गंभीर समस्या है उससे ये पीड़ित रहे। अब हम बात करेंगे मानसिक मंद प्लस दृष्टिबाधित, यानी कि MR प्लस VI। MR प्लस VI का मतलब यह होगा, सरल शब्दों में अगर हम जाने तो मानसिक मंद बच्चे जिनमें सोचने, समझने, सीखने या निर्णय लेने की यदि समस्या हो रही है तो वो मानसिक मंद बच्चे होते हैं। इसके साथ साथ यदि वो बच्चा किसी चीज़ को देखने में या कह लीजिए जिस सामान्य दूरी पर एक सामान्य बच्चा देखता है उस दूरी पर देखना अगर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तो वो बच्चा दृष्टिबाधिता की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से दृष्टिबाधित और मानसिक मंदता की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे हम बात करेंगे VI प्लस OH, यानी कि दृष्टिबाधित और अस्थिविकलांग। दृष्टिबाधिता के साथ साथ चोट, दुर्घटना, अविकसित अंग आदि किसी भी कारण से यदि व्यक्ति की शारीरिक गति बाधित होती है तो वह व्यक्ति बहुविकलांग कहलाएगा। यानी कि बच्चा देखने में भी असमर्थ रहे प्लस वो चलने फिरने में भी असमर्थ है, या फिर उसे किसी प्रकार से हड्डी में प्रॉब्लम आ रही है और उससे उसका कार्य बाधित हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? VI प्लस OH। अगला है हमारा VI HI प्लस MR, यानी कि दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित प्लस मानसिक मंद। तो बहुविकलांगता की यह एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति या बालक जो होता है वो दृष्टिबाधिता के साथ साथ श्रवण बाधिता एवं मानसिक मंदता से भी इसमें ग्रसित होता है, और जब तीनों चीज़ों से ग्रसित होता है तो वही बहुविकलांग कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, दृष्टिबाधित प्लस मानसिक मंदता, यानी कि CP प्लस VI प्लस MR। जब सेरेब्रल पॉल्सी एक हाथ से लेकर पूरे शरीर को प्रभावित कर सकता है, अतः मानसिक क्षति के साथ साथ बालक के अंग
में लकवाग्रस्त हो, जिससे वो कोई कार्य करने में असमर्थ हो, तो उसे क्या कहेंगे? बहुविकलांग कहेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य कारण भी हो सकता है या अन्य प्रकार भी हो सकता है, जैसे बधिरांध में VI+ सिंचाई, जिसके क्या लक्षण हो सकते हैं? पूर्ण दृष्टि बाधित हो एवं गंभीर रूप से श्रवण बाधित हो। साथ ही साथ गंभीर श्रवण बाधिता के साथ साथ अल्पदृष्टि भी हो, पूर्ण दृष्टि बाधिता के साथ साथ अल्प श्रवण बाधित हो। नेक्स्ट प्रकार में अगर हम चलें तो दृष्टि बाधिता के साथ साथ प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि सेरेब्रल पॉल्सी हो, अस्थि विकलांगता के साथ साथ श्रवण बाधिता यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हो बच्चा, मानसिक मंदता के साथ साथ हियरिंग इम्पेयर्ड हो, मानसिक मंदता के साथ साथ दृष्टि बाधित हो, अस्थि विकलांगता के साथ साथ मानसिक मंदता व दृष्टि बाधिता यानी कि तीनों चीज़ें उत्पन्न हो, OH + MR + VI, मांसपेशीय विकलांगता या श्रवण बाधिता हो। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण की। तो बहुविकलांगता के लक्षण क्या हैं? बहुविकलांगता 2 या 2 से अधिक विकलांगता का मिलाजुला एक रूप होता है। विभिन्न प्रकार की विकलांगता से जुड़े बहुविकलांगता के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं और बहुविकलांगता के प्रकार के आधार पर इनमें मिलते जुलते कुछ कम या कुछ अधिक लक्षण पाए जाते हैं। यानी कि बच्चा अगर दृष्टि दिव्यांग है तो कोई ज़रूरी नहीं है पूर्ण रूप से वो चीज़ों को सुन ना पाए, सुनने में उसे कुछ समस्या आ सकती है, उसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत अगर मानसिक मंद है तो तीनों लक्षण उसमें शामिल होंगे। आगे हम बात करेंगे बहुविकलांगता में बच्चों के शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जैसे गर्दन नियंत्रण, बैठना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना इत्यादि। बहुविकलांग व्यक्ति सोच नियंत्रण भी उसमें अभाव पाया जाता है। बहुविकलांग व्यक्तियों में कुछ बच्चों को निगलने, चबाने व हाथ के उपयोग करने के कौशल में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। वे आसानी से देखने, सुनने, स्पर्श करने, गंध, स्वाद को नहीं समझ पाते हैं। वे स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं, विचारों व आवश्यकताओं को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वे उन नए कौशलों को भी नहीं सीख पाते हैं जिसे दूसरे करते व देखते हैं। वे सीखने में धीमे व अक्षम भी होते हैं। कुछ बहुविकलांग बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित भी नहीं कर पाते हैं और समस्या उत्पन्न होती है जिससे, और सामान फेंकना, स्वयं को चोट पहुंचाना व दूसरों को चोट पहुंचाना इत्यादि सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ऐसा कौन से बच्चे करते हैं? ज़्यादातर CP के बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी घटना को बहुत ही अल्प समय तक याद रख पाते हैं, यानी कि बहुत ही कम समय तक वो याद रख पाते हैं, ज़्यादा देर तक उसको याद नहीं रख पाते हैं। उनमें जो भावनात्मक लगाव होता है वह भी नहीं होता है। कार्य के छोटे से छोटे चरण को भी सीखने में वो ज़्यादा समय ले लेते हैं। और बहुविकलांगता से ग्रसित जो बालक होते हैं वो 2 साथ साथ क्षमताओं को झेलते हैं, जैसे कह लीजिए कि दृष्टि बाधिता के साथ साथ श्रवण बाधिता। उन्हें सीखने और जीने के लिए अधिक से अधिक मदद की ज़रूरत पड़ती है। किसी छोटे से छोटे कार्य को भी सीखने के लिए उन्हें परिमार्जित तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक कि देखने और सीखने व पढ़ने लिखने की भी समस्या उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ये उसके लक्षण थे। और अब हम बहुविकलांगता के कारण जानेंगे। बहुविकलांगता किसी एक विशेष कारण से नहीं होता है, बल्कि जिस प्रकार अन्य बहुविकलांगता जो अन्य विकलांगता के अनेक कारण होते हैं तथा अनेक स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से बहुविकलांगता भी होता है। इसके भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं। इसके कारण प्रायः मानसिक मंदता, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मूक बधिरता, दृष्टि अक्षमता व गामक अक्षमता के कारण इसमें ज़्यादा मिलते हैं। और इन कारणों का यहाँ मिश्रित रूप भी पाया जाता है और यही मिश्रित रूप क्या कहलाता है? बहुविकलांगता। गर्भधारण के समय, गर्भावस्था के समय क्या कारण हो सकता है बहुविकलांगता का? इसके अंतर्गत कई प्रकार की विकलांगता संबंधित कारण दिए जाते हैं। और इसमें क्या कारण हो सकते हैं? माता की जो उम्र है वो 18 वर्ष से यदि कम है या 35 वर्ष से ज़्यादा है तो भी उसमें बहुविकलांगता के कारण बन सकते हैं। माँ का स्वस्थ ना होना, आनुवंशिक कारण,
कम दिनों के अंतराल पर लगातार बच्चों को जन्म देने से, यानी कि बच्चों के जन्म देने में गैपिंग कम हो। गर्भपात हेतु गलत तरीके से प्रयास करने से, माता पिता के कुपोषण से और माता के मधुमेह होने से, या रक्त जो RH फैक्टर होता है उसकी अयोग्यता हो, या संक्रमण जैसे किसी बीमारी से वो ग्रसित हो, जनन तंत्रिकाएं उनकी संक्रमण से ग्रसित हों, गर्भाशय में चोट लगी हो, या भावनात्मक दबाव हो, चिंता हो, अनावश्यक दवाओं का यदि सेवन हो रहा हो, या एक्सरे जो किरणें होती हैं उससे भी प्रभावित होता है तो भी बहुविकलांगता का कारण बन सकता है। टेरेटोजेनस विष मादक पदार्थ, या कह लीजिए कि जो भी मादक पदार्थ का सेवन करते हैं उससे भी बहुविकलांगता का कारण बनता है। बहुगर्भ की स्थिति भी, माँ में मानसिक बीमारी से भी बहुविकलांगता आता है। गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने से भी, और गर्भावस्था के दौरान शिशु के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की यदि कमी हो रही है तो भी बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। माँ को हृदय रोग, बेहोशी, रक्तस्राव, निम्न रक्तचाप, विरक्तता, उच्च रक्तचाप और गर्भस्थ शिशु रक्त परिसंचरण में यदि गड़बड़ी आ रही है तो इससे भी बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। हाइपोग्लाइमीसिया, रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होने से। आगे बात करें तो माँ को अगर समयानुसार टीकाकरण ना कराया जाए तो इससे भी बच्चे में बहुविकलांगता आती है। अब हम बात करेंगे प्रसव के समय का कारण। प्रसव काल के समय अप्रशिक्षित यदि वहाँ पे नर्स उपस्थित हैं तो इससे भी बच्चा प्रभावित रहता है। यदि शिशु अपरिपक्व है तो इससे भी बच्चे में बहुविकलांगता आएगी। अधिक परिपक्व शिशु है, लगभग 42 सप्ताह के बाद जन्म ले रहा है तो भी बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। एक साथ कई बच्चों के जन्म होने से भी, कठिन एवं लंबा प्रसव पीड़ा होने से, औजार द्वारा प्रसव कराते समय गड़बड़ी होने से, यदि औजार लग जाता है तो भी बच्चा मानसिक मंद हो सकता है, या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी या हड्डियों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई विकलांगता आ सकती है। प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने से भी, शिशु की असामान्यता से भी बच्चे की गर्दन जो कि चारों तरफ नाभिनाल से लिपटा हुआ होता है तो इससे भी उसे दिक्कत आती है। प्रदूषित वातावरण में प्रसव कराने, गंदे औजार और गंदी जगह एवं दूषित हाथ से भी, प्रसव के समय ऑक्सीजन दवा का लापरवाही पूर्वक एवं अनावश्यक उपयोग करने से भी, शिशु का असामान्य व बड़ा सिर होने से भी। प्रसव के बाद का क्या कारण बन सकता है? प्रसव के उपरांत बच्चे को अधिक देखरेख की ज़रूरत होती है। यदि उसे उचित व्यवस्था न दी जाए या उचित ध्यान न दिया जाए तो ऐसा न होने पर बच्चे पर बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं और बच्चे में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि जन्म के बाद बच्चे को देर से रोने से भी दिक्कत आ सकती है, और जन्म के बाद शिशु का वजन यदि 2.5 kg से कम है तो भी दिक्कत आएगी। फिर शिशु का अगर निष्क्रिय व असामान्यता हो, जैसे कि आलसी, चिड़चिड़ापन व ऐंठन युक्त हो बच्चा, तो भी उसे दिक्कत आएगी। और शिशु को दौरा आ रहा हो या फिर देखने में शिशु सामान्य से अलग हो, जैसे कि सिर छोटा हो, असामान्य हाथ हों उसके, पैर इत्यादि उसके अलग हो सामान्य बच्चों की तरह, तो इससे भी बच्चों में बहुविकलांगता बन सकता है उसका कारण। संक्रमण से भी, या कह लीजिए रक्त में संक्रमण हो रहा तो इससे भी बहुविकलांगता आएगी। अधिगंभीर पीलिया, तेज बुखार, मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस इत्यादि होने से भी, संक्रमण बीमारी, डायरिया, इन्फ्लुएंजा, खसरा होने से भी बच्चे को दिक्कत आएगा प्रसव के बाद में। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में असामान्यता के कारण भी, और कान में संक्रमण या लंबे समय तक उससे सर्दी, खांसी, जुकाम रहने से भी श्रवण विकलांगता आ सकती है। बच्चे को टीकाकरण यदि नहीं हो रहा है तो भी बच्चे में मानसिक गड़बड़ी हो सकती है या शारीरिक गड़बड़ी हो सकती है, उपापचय संबंधी भी गड़बड़ी हो सकती है। अब हम रोकथाम की बात करेंगे
तो रोकथाम में हम देखेंगे कि बहुविकलांगता की रोकथाम तभी संभव होता है जब उसे संबंधित सावधानियों एवं बचाव के विषय के बारे में उसे जानकारी हो। और इसमें क्या क्या बातों पर ध्यान देना होता है कि माँ को कम उम्र या अधिक उम्र में शादी की स्थिति से बचाना चाहिए। साथ ही माँ का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, इसके लिए समय समय पर उसकी जांच कराना चाहिए और संतुलित भोजन लेते रहना चाहिए या देते रहना चाहिए। बच्चों में अंतराल को बनाए रखना चाहिए। गर्भपात के समय गलत तरीकों से बचना चाहिए। माता को मधुमेह आदि से बचाना चाहिए। यदि रक्त का समूह अयोग्यता है तो उसकी भी जांच कराना चाहिए। संक्रमण बीमारियां जैसे कि हर्पीज व रूबेला, मीजल्स आदि संक्रमण जो बीमारियां हैं उससे बचाना चाहिए। गर्भाशय को चोट लगने से बचाना चाहिए। भावनात्मक दबाव यानी कि जो चिंता है उससे मुक्त रखना चाहिए। बच्चे को गर्भधारण के दौरान अनावश्यक जो दवाई लेनी होती है उससे बचाना चाहिए। प्रथम त्रैमासिक में एक्सरे इत्यादि नहीं कराना चाहिए। इससे भी जो किरणें पहुंचती हैं बच्चे को ज़्यादा नुकसान करती हैं। विष व मादक द्रव्य, एसिटिक पदार्थ आदि से इसे बचाना चाहिए। सख्ती से अधिक मेहनत करने से माँ को बचाना चाहिए। उसके सामर्थ्य के अनुसार ही उसे कार्य करना चाहिए। माँ का समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। औजार द्वारा प्रसव कराने से बचाना चाहिए। जो अप्रशिक्षित दाई हों या नर्स हों उनसे प्रसव नहीं करवाना चाहिए। और प्रसव के समय वहाँ पर अनावश्यक लोगों से बचाना चाहिए, अनावश्यक दवाओं से बचाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो भी है संक्रामक बीमारियाँ ये सब ना फैल सकें। यदि बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद ना रोए तो उसे औंधे लटका देना चाहिए, यानी कि उल्टा लटका देना चाहिए। यदि शिशु को दौरा आता है तो उसे तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ को भी दिखाना चाहिए। बच्चा कुपोषित ना होने पाए इसके लिए उसके खान पान पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए। समय समय पर बच्चे का टीकाकरण कराना चाहिए। बच्चे को संक्रामक बीमारी जैसे डायरिया, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स इत्यादि से उसे बचाना चाहिए। ये था हमारा 4.2 जिसमें बहुविकलांगता के बारे में हम सब पढ़ रहे थे। अब हम यूनिट 4 के अंतर्गत 4.3 सब यूनिट पर चलेंगे। 4.3 सब यूनिट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डेफ ब्लाइंडनेस, यानी कि बधिरता के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बधिरांधता दृष्टि और श्रवण हानि का एक समायोजन होता है जो किसी व्यक्ति का संवाद करने की, जानकारी तक पहुँचने और इधर उधर होने की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। इसे कभी कभी दोहरी संवेदी हानि या बहुसंवेदी हानि के नाम से भी जाना जाता है। एक श्रवण बाधित व्यक्ति और दृष्टि बाधित व्यक्ति आमतौर पर पूरी तरह से श्रवण बाधित और पूरी तरह से दृष्टि बाधित नहीं होता है, लेकिन दोनों इंद्रियां इतनी कम हो जाती हैं कि रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें महत्वपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुनवाई हानि और कह लीजिए दृष्टि हानि हल्के होने पर भी समस्याएं हो सकती हैं और एक आमतौर पर दूसरे के भरपाई करने में मदद भी करती हैं। डेफ ब्लाइंडनेस गंभीर विकासात्मक देरी का एक कारण बन सकती है, जिसे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संचार और भाषा कौशल का अधिग्रहण, अभिविन्यास, गतिशीलता को ये प्रभावित हो जाती है। दृष्टि और श्रवण हानि के समायोजन से इतनी गंभीर विकासात्मक संचार और कह लीजिए कि सीखने की जो आवश्यकता होती है, व्यक्ति को विशेष शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षित नहीं किया जा सकता है। दृष्टि और श्रवण की समवर्ती दुर्बलताओं के परिणाम स्वरूप उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक सहायता की भी आवश्यकता होती है। यूएसए के अनुसार अगर परिभाषा देखें, सहवर्ती श्रवण और दृश्य हानि संयोजन इस तरह के गंभीर संचार और अन्य विकासात्मक और शैक्षिक आवश्यकताओं को बताता है कि उन्हें विशेष शिक्षा में समायोजित नहीं किया जा सकता है। वह स्थिति बधिरता कहलाती है। आंशिक रूप से दृष्टिहीन और गंभीर रूप या आंशिक रूप से सुनने में अक्षमता को बधिरता कहा जाता है। टाइप्स ऑफ डेफ ब्लाइंडनेस, कॉग्निटिव डेफ ब्लाइंडनेस और एक्वायर्ड डेफ ब्लाइंडनेस।
इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो बहरा अंधता एक ऐसे शिक्षार्थी को संदर्भित करता है जिसमें श्रवण और दृश्य दोनों की विकलांगताएं शामिल हो। बधिरांध आप लोगों ने जाना कि जिसमें बहरा और अंधा दोनों शामिल होते हैं। इन कारणों का जो समायोजन होता है वो महत्वपूर्ण संचार और अन्य विकासात्मक और अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं का कारण बन सकता है। इसकी विशेषताएं ये हो सकती है कि इसमें देखभाल करने वालों के साथ संबंध बनाने में भी कठिनाई होती है और पर्यावरण में चीज़ों के साथ सार्थक तरीके से बातचीत करने और जानकारी को सामान्य बनाने में कठिनाई होती है। ध्वनियों या दृश्य छवियों के प्रति असंगत प्रतिक्रियाएं वस्तु स्थायित्व सीखने में भी परेशानी होती है। आमतौर पर समय को बहुत अलग ढंग से समझ सकते हैं। एक अति सक्रिय चौंका देने वाली भी प्रतिक्रिया इसमें आती है। आवाज़ की बात करें तो बधिर अंधत्व वाले शिक्षार्थियों के लिए आवाज़ में शामिल है, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। सहायक प्रौद्योगिकियों उपकरणों जैसे कि श्रवण यंत्र, सहायक शिक्षण सामग्री, ये सभी उपलब्ध कराए जाते हैं। दुभाषियों का भी यहाँ पे आयोजन किया जाता है। नोट लेने वाले भी और ब्रेल सामग्री और सहायक प्रौद्योगिकी भी। पढ़ने की मशीनें। शिक्षक को व्याख्यान के लिए एक ही स्थान पर रहना चाहिए। छात्र विभिन्न स्थानों से आने जाने वाली ध्वनियों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वो वहाँ पर उपस्थित रहे। अनावश्यक पृष्ठभूमि शोरगुल से उन्हें बचा कर रखना चाहिए। संशोधन में क्या देखा जाता है कि बधिर अंधत्व वाले जो शिक्षार्थी होते हैं वो संशोधनों में शामिल होते हैं, लेकिन इन्हीं तक नहीं ये सीमित होते हैं। मौखिक रूप से या कह लिए सामरिक रूप से प्रश्नों का उत्तर देने में ये सक्षम नहीं होते हैं। ब्रेल को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम हैंडआउट्स को भी संशोधित करना होता है। बोल्ड लाइन पेपर और उभरी हुई लाइन पेपर का उपयोग करना होता है। असाइनमेंट या मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को संकेत दें। असाइनमेंट को बड़े फॉन्ट में या प्रिंट में कॉपी करना चाहिए। स्पष्ट बड़ी तस्वीरों के साथ में असाइनमेंट प्रिंट और कॉपी करना चाहिए। बधिर अंध के लक्षण क्या हो सकते हैं? दोषपूर्ण दृष्टि और श्रवण हानि इसमें पाई जाती है। दोनों इसमें उपस्थित होते हैं और इसका जो तात्पर्य होता है कि दृष्टि या श्रवण पूर्ण रूप से इसमें नहीं होता है, या कह लीजिए कि पूर्ण रूप से व्यक्ति या बालक दृष्टिहीन भी नहीं होता है और श्रवण बाधित भी नहीं होता है। संचार सबसे अधिक प्रभावित हुआ होता है इसमें। इस स्थिति से निपटने के लिए अधिक व्यक्तिगत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दुनिया संकीर्ण है क्योंकि दूर की जो इंद्रियां होती हैं वो इसमें प्रभावित होती हैं। आमतौर पर हाथ की पहुंच के भीतर ये होती हैं। व्यक्ति को समग्रता से प्रभावित करता है। श्रवण और दृश्य हानि से जुड़ी चिकित्सीय स्थितियां मौजूद हो सकती हैं। संसाधन की बात करें तो विकलांग छात्र एक परिचय के बारे में अगर हम देखें तो एक सर्वसमावेशी संसाधन शिक्षकों को बहरे अंधत्व पर पृष्ठभूमि ज्ञान और इन शिक्षार्थियों की पहचान करने और उनके साथ उपयोग करने के लिए आकलन देता है। और हम देख सकते हैं कि संयुक्त श्रवण और दृष्टिहान बहरा अंधता वाले बच्चों के लिए आवास और सहायता इस प्रकार से देना चाहिए कि बच्चे वहाँ पर रह के अच्छी तरीके से वहाँ पे अपने आप को सफल बनाने में या उस आवास में रहने में ये पूर्ण बन सके। नेक्स्ट है कि बधिर नेत्रहीन छात्रों को पढ़ाते समय विचार कैसे होने चाहिए। तो शिक्षक जो भी हो वो उसके मन में ये उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा बधिर है, नेत्रहीन है तो उसकी मदद के लिए ये पीछे रहें। इसमें जो भी पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं उस पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए उनके सीखने के अनुसार ही ऐसा माहौल क्रिएट करें ताकि वो बच्चे संशोधित करके उस चीज़ों को सीख सकें। नेक्स्ट है कि नेत्रहीन या दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आवास और संशोधन। ये वेबसाइट शिक्षकों को उनकी कक्षा में एक बधिर नेत्रहीन छात्रों के लिए आवश्यक आवास और संशोधनों में मदद करता है। बधिर अंधत्व वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियाँ, सामग्री संशोधन। एक वेबसाइट जो शिक्षकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है कि बधिर अंधत्व वाले बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामग्री और शैक्षणिक रणनीतियाँ कैसे संशोधित की जाएं।
इसमें बहुत सारे वेबसाइट दिए हैं, आप देख सकते हैं, ये सारी वेबसाइटें हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इस पे जाकर ही इसको सर्च करके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 के अंतर्गत सब यूनिट 4.4 की, इम्पैक्ट ऑफ मल्टी सेंसरी इम्पेयरमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विथ VIAD। मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इसे अपने वातावरण के स्पष्ट रूप से समझने और उसके साथ अंतःक्रिया करने में सहायक होती हैं। जैसा कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं देखने, सुनने, बोलने, स्वाद लेने और स्पर्श करने में, ये सारी ज्ञानेंद्रियों का हम उपयोग करते हैं। हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो भी जिज्ञासु होती हैं, शांत रहने वालों में से नहीं होती हैं। वो हर एक माध्यम में कुछ न कुछ जानने का ही प्रयास करती रहती हैं। मनुष्य को अपने वातावरण में किसी ज्ञान को प्राप्त करने में, प्रत्यय का निर्माण करने में या क्रियाओं को करने में जिनमें वो पहली संवेदना हो या दूसरी प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया हो, उन सब में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। संवेदना जो ज्ञान होती है, ये प्राप्ति की एक सरल मानसिक प्रक्रिया होती है। वेबस्टर शब्दकोश 2011 के अनुसार किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा किसी ज्ञानेंद्रिय उत्तेजित होने पर जो अनुभव होता है उसे संवेदना कहा जाता है। यानी कि जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम किसी बाह्य चीज़ों को जब हम स्पर्श करते हैं, छूते हैं या उसको अनुभव करते हैं, तो वही हमारी संवेदनाएं होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि रायबर्न 1959 के अनुसार अनुभव के आधार पर उन्होंने संवेदना की एक व्याख्या दी है और इसको उन्होंने प्रत्यक्षीकरण कहा है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार संवेदना की जो व्याख्या है वो प्रत्यक्षीकरण है, अर्थात देखे गए रंग को नाम देने की स्थिति को प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यानी कि देखकर जो चीज़ें हम जानते हैं वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण। अब इसमें संवेदना कैसे आता है, जैसे कि नेत्र के द्वारा दृष्टि संवेदना, नाक के द्वारा घ्राण संवेदना, कान के द्वारा स्वाद या श्रवण संवेदना या ध्वनि संवेदना, जीभ के द्वारा स्वाद संवेदना और त्वचा के द्वारा स्पर्श संवेदना। ये सारी संवेदनाएं हमारे अंदर हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आती हैं। प्रत्येक प्रकार की ज्ञानेंद्रियां किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक से प्रभावित होती हैं। प्रकाश, रंग या चमक आदि ये इंद्रियां जो दृष्टि इंद्रिय होती हैं वो प्रभावित कर सकते हैं, किसी अन्य इंद्रिय को नहीं। ठीक उसी प्रकार से ध्वनि तरंगे केवल श्रवण इंद्रियों को ही प्रभावित करते हैं, यद्यपि कुछ हद तक स्पर्श इंद्रियों को ही स्पष्ट रूप से ये प्रभावित कर सकती हैं। आप देख सकते हैं ये इंद्रियों के बारे में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मारिया मॉन्टेसरी जो थी या किंडरगार्टन जो पब्लिक स्कूल होता है, इन सब स्कूलों में जो छोटे बालक होते हैं उनको खेल के माध्यम से या फिर उनके छोटे छोटे जो TLM आते हैं उन TLM के माध्यम से उनमें संवेदनाएं विकसित की जाती हैं। तो इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लेंगे। और अब हम थोड़ा सा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण देखेंगे कि प्रशिक्षण क्या है। हम सभी यह जानते हैं कि दृष्टि एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है हमारे शरीर का। इसका अभाव बालक में अन्य ज्ञानेंद्रियों के प्रति अविश्वास के रूप में दिखाई देता है। अतः दृष्टिबाधित व्यक्ति के ऐसी स्थिति में दृष्टिबाधित व्यक्ति को शेष जो बची हुई उनकी दृष्टि होती है, उनको जो उनकी अन्य इंद्रियां होती हैं उसके साथ में उपयोग करके उसको सर्वोत्तम बनाया जाता है। यानी कि जो बची हुई दृष्टि है उसका उपयोग करा के हम उस बच्चे को उसके आसपास के वातावरण में उसके ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसको वहाँ पर सटीक ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। अब दृष्टि इंद्रिय क्या है? दृष्टि इंद्रिय ये होता है कि इसका उपयोग करके व्यक्ति या जो बालक होता है वो वस्तुओं को देख सकता है, तस्वीरों को देख सकता है। यानी कि रेटिना पर जो वस्तु या प्रतिबिंब बनता है उसको देखा जा सकता है। ये है दृष्टि संवेदना, इसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लें। श्रवण इंद्रिय का मतलब ये होता है कि कर्ण में स्थित जो तंत्रिकाएं होती हैं ध्वनि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। इन्हीं तंत्रिकाओं द्वारा प्राप्त संदेशों को मस्तिष्क ग्रहण करके उनका विश्लेषण करता है और विश्लेषण का उद्देश्य दिशा मात्रा की सटीक जानकारी प्राप्त करना होता है। यानी कि ध्वनि किस तरफ से आ रही है इसकी प्रारंभिक जानकारी श्रवण इंद्रिय यानी कि कान इंद्रिय के द्वारा ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं।
फिर स्पर्श इंद्रिय क्या है? स्पर्श इंद्रिय ये होता है कि दृष्ट और श्रवण संवेदनाएं तो महत्वपूर्ण होती हैं, इसके साथ साथ स्पर्श इंद्रिय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी वस्तु की संकल्पना यदि हमें लेनी है या वस्तु के बारे में हमें अनुभव करना है तो हमें सबसे पहले उस वस्तु को स्पर्श करना पड़ेगा, उसे अपने इन हाथों के दायरे में लाना पड़ेगा, तब जाके हम वहाँ पे जो बाह्य वातावरण होगा वहाँ पे कौन सी वस्तुएं रखी हुई हैं और किस स्थिति में है वो स्पर्श करके उसकी जानकारी हम ग्रहण कर सकते हैं। बाकी आप घ्राण इंद्रिय पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे घ्राण इंद्रिय का मतलब यह होता है मनुष्य की जो नासिका होती है यानी कि नाक जो होता है वो गंधों को सूंघने में बहुत ही संवेदनशील होता है। ये वास्तव में गैसीय रासायनिक पदार्थों को नासिका में स्थित ग्राह्य तंतुओं के माध्यम से ग्रहण करती हैं और जो इंद्रिय शिक्षण अधिगम विधि होती है अधिक उपयोगी नहीं होती है, लेकिन कुछ तत्वों की सहायता से इसका प्रयोग करना आवश्यक होता है। यानी कि घ्राण इंद्रिय भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक होता है जितना दृष्टि इंद्रिय और श्रवण इंद्रिय है या स्पर्श इंद्रिय है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा घ्राण इंद्रिय है। किसी भी गंध को यदि ग्रहण करना है सही तरीके से और उसकी पहचान करना है तो नाक जो है वो उसके द्वारा हमारे मस्तिष्क तक वो सारी चीज़ें पहुंचती हैं, चाहे वो सुगंध हो चाहे वो दुर्गंध हो, उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक हम सूंघ कर ही पहुंचा पाते हैं। आगे है स्वाद इंद्रिय। स्वाद इंद्रिय का मतलब ये होगा कि ये भी जो अंग होता है हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसमें कई स्वाद कलिकाएं होती हैं और जिसका कार्य मुख में सूचना देना होता है, यानी कि जीवा का अलग अलग भाग जो होता है वो अलग अलग स्वाद बताने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। जैसे कि इसमें मुख में आए पदार्थों को अवशोषित करके मस्तिष्क को सूचना देना। जीभ का पहला जो पिछला भाग जो होता है वो खट्टे के लिए है, किनारों का जो भाग है वो मीठा या मीठा स्वाद देने के लिए, मध्य का भाग एवं अग्रभाग इत्यादि सारे अलग अलग स्वाद दे रहे होते हैं जो हमारे मस्तिष्क तक ये सारी सूचनाएं पहुंचती हैं। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण हेतु विभिन्न क्रियाकलाप। इसमें विभिन्न क्रियाकलाप देखते हैं ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण में। किसी भी दृष्टिबाधित बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है, किंतु प्रारंभ में ही दृष्टिबाधितों को समस्त इंद्रियों का अधिक से अधिक एवं उचित उपयोग सिखाना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि यदि हम बच्चे को ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण नहीं देंगे तो वो बच्चा आगे चल के किसी भी प्रकार से किसी चीज़ को जानने समझने में वो असमर्थ रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं रहेगी, संवेदनाएं अनुपस्थित रहेंगी। उसमें जो बची हुई इंद्रियां होंगी उसका भी वो उपयोग नहीं कर पाएगा, या कह लीजिए कि वो बाह्य जो जानकारी होगी उस जानकारी को वो ग्रहण करने में असमर्थ रहेगा। और अगर दृष्टि इंद्रिय नहीं है तो वो ना तो अनुस्थिति जान पाएगा, ना तो उसकी जो गतिशीलता होगी वो गतिशीलता हो पाएगा अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें प्रभावित रहेंगी। श्रवण इंद्रिय जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें 3 प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाता है। एक ध्वनि का उद्गम स्थान देके, एक ध्वनियों का विभेदीकरण और एक ध्वनि का अंधापन। इसमें भी प्रशिक्षण हेतु कई क्रियाएं होती हैं, जैसे कि बालक के पास जाते जाते एवं दूर होते होते बालक को खिलाते समय उसे बातचीत करना चाहिए। यदि पास में है तो भी बात करिए, दूर है तो भी बात करिए। इससे बच्चे के सुनने की शक्ति अच्छे से विकसित होगी। और विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करते हुए वस्तुओं का नाम व विशेषताओं को मौखिक रूप में इसमें संप्रेषण कराएं और अपने घर में जो लोग हैं उनके साथ में बातचीत कराएं, संप्रेषण वहाँ कराएं, वाद विवाद कराएं और बच्चों को खिलौने के साथ खेलने दें और खिलौनों के पास पहुँचने के लिए उन्हें प्रेरित करें और उन्हें फिर से पुनर्बलन दें कि ताकि वो बच्चे वहाँ तक पहुँचें और उसके बारे में जानकारी हासिल करके आपको बताएं। तो इस प्रकार से श्रवण इंद्रिय है। स्पर्श इंद्रियों के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसमें बहुत सारी बातों को ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे टेक्टर में विभेदीकरण की क्षमता, आकृति में विभेदीकरण की क्षमता, आकार में विभेदीकरण की क्षमता। ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं रिवीजन कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। मैंने वैसे भी आप लोगों को स्वाद इंद्रियों के बारे में बताया, घ्राण इंद्रियों के बारे में बताया और आपको जो शेष दृष्टि है, अवशिष्ट ज्ञान इंद्रिय
जैसे कि दृष्टिबाधितों में क्या होता है कि जो अल्प दृष्टिबाधित लोग होते हैं, पूर्णतः जो दृष्टिबाधित होते हैं उनका नहीं बात करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ जो अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति या बालक जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो अवशेष बची होती है उनकी दृष्टि, उसको हम दैनिक क्रिया कौशल में उनके लगाते हैं, या फिर कह लीजिए उनको किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण में लगवाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी ज्ञानेंद्रियों को उद्दीपन के प्रक्रिया में लाकर उद्दीपक का कार्य करके वहाँ पर उन्हें व्यावसायिक परक बनाते हैं, और उनके जीवन यापन में वो सारी चीज़ें मदद कराते हैं कि ताकि वो उससे कोई प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और जीवन यापन कर सकें। अब हम बात करेंगे 4.5 की, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड इट्स significance in education of the children with visually impairment with additional disabilities। यहाँ हम बात कर रहे होंगे शीघ्र पहचान की। शीघ्र पहचान क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। मार्केट्स 1980, रामखिलावन एंड डेविस 1992 के अनुसार अगर हम देखें तो शीघ्र पहचान व शीघ्र हस्तक्षेपण और संगठन के पीछे केंद्रीय तक है। श्रवण बाधित बालक में पुनर्वास के अवसरों को बढ़ाता है। ये इस स्तर को उच्च श्रेणी की विश्वसनीयता प्राप्त हो चुकी है। शीघ्र पहचान कितनी शीघ्र हो, अतः बालक की बधिरता की पहचान का प्रयोगात्मक तौर पर जन्म के कुछ दिनों के अंदर ही लगा लिया जाता है और बालक के विकास के क्रांति काल को अधिकतम उपयोग किया जाता है। अब इसका महत्व हम जानेंगे, शीघ्र पहचान का महत्व। शीघ्र पहचान के द्वारा बच्चे के श्रवण क्षमता के प्रभाव का शीघ्र शुरू में ही पता लगा लिया जाता है, या कह लीजिए कि उसका शीघ्र पहचान करके उसका उचित प्रबंधन कर लिया जाता है। शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेपण के माध्यम से श्रवण बाधित बालक के क्रांतिकाल में ही उसको सही से उपयोग किया जा सकता है। और शीघ्र पहचान के द्वारा बच्चे में सामाजिक, संवेगात्मक, शैक्षणिक व व्यक्तित्व विकास का भी अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखा जा सकता है और शीघ्र संप्रेषण विकास की भी सहायता से इसको संभव किया जा सकता है। शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेपण के द्वारा श्रवण बाधिता के कारण अन्य क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रभावों को कम किया जा सकता है। शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेपण द्वितीयक बचाव होने की भी एक सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है। क्रांतिकाल क्या होता है? क्रांतिकाल एक ऐसी उम्र है जहां पर बच्चे का विकास बहुत ही शीघ्र तथा महत्वपूर्ण तरीके से होता है। इस उम्र में बच्चे के भाषा, वाणी विकास को लेकर अन्य सभी प्रकार का जो विकास होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और विशेषज्ञों के द्वारा इस काल को अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी अलग अलग समय दिया जाता है। जैसे भाषा के लिए 0 से 5 वर्ष, श्रवण के लिए 0 से 3.5 वर्ष के करीब में। इसके प्रकार अगर हम देखें तो गृह आधारित हस्तक्षेप मॉडल होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो कार्यकर्ता होते हैं वो विकलांग बच्चों के घर जाकर या परिवार के सदस्यों से उनकी दैनिक क्रियाकलापों के बारे में जानकर, व्यवहार जानकर, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों को उनके देखकर तथा परिवार की जानकारी लेते रहते हैं और उस बच्चे की क्षमताओं व अक्षमताओं का भी पता लगाते हैं। बच्चे के लिए आवश्यक कौशल का क्रमबद्ध सूची भी बनाते हैं। बच्चे के अभिभावक की क्रियाओं को ये संचालित करने संबंधी जानकारी देते हैं। अब हम बात करें गृह आधारित हस्तक्षेप के मॉडल के लाभ क्या हैं। इसमें माता पिता के दिनचर्या पर कम से कम प्रभाव पड़ता है और अधिक सामग्रियां घर पर ही उपलब्ध होती हैं। बच्चे के साथ घर के अन्य सदस्य भी उसमें शामिल हो सकते हैं और ये कम खर्चीला भी होता है।
अब हम बात करें आगे, तो कार्यकर्ता को बच्चे की पारिवारिक स्थिति समस्या का ज्ञान हो जाता है, इसलिए बच्चे को पारिवारिक स्थिति के अनुसार ही उसे प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब इसकी कमियां देखते हैं। कमियां क्या हैं? काफ़ी दूर होने पर सर्वण विकलांग बच्चों का घर यदि बहुत दूर है तो जो कार्यकर्ता होते हैं उनके आवागमन में काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है। इसमें प्रशिक्षकों की अधिक आवश्यकता होती है और अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। एक ही विशेषज्ञ के द्वारा घर पर ध्यान दिया जाता है और परिवार के सदस्यों को दूसरे परिवार के सदस्यों से मिलने का भी इसमें अवसर नहीं मिल पाता है। शैक्षणिक अभिलक्षण मुख्यतः 3 प्रकार के इसमें होते हैं: गृह आधारित, विशेष विद्यालय और समेकित शिक्षा। कि जिस तरह से एकल विकलांगता वाले व्यक्तियों को अन्वेष दिया जाता है, उसी प्रकार का अन्वेष बहुविकलांगों के लिए भी संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए बहुविकलांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है और उन्हें गृह आधारित शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाता है। एक विशेष शिक्षक बहुविकलांग व्यक्ति की व्यक्तिगत ज़रूरतों एवं विकलांगताओं के समायोजन द्वारा विकलांग व्यक्तियों को भी ये प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब यहाँ हम बात करें विशेष विद्यालय की, तो विशेष विद्यालय क्या है? अधिकतर जो विशेष विद्यालय होते हैं वो केवल एकल विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कार्य नहीं कर रहे होते हैं और जो बहुविकलांग बच्चे इन विशेष विद्यालयों में हैं उनकी ज़रूरतों को पूर्ण नहीं कर पा रहे होते हैं। कारण शिक्षक क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं होता है और इसके साथ ही सुविधाएं भी कम होती हैं। ज़्यादातर बहुविकलांग बच्चे होते हैं, बच्चे शैक्षिक अध्ययन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इन स्कूलों में विकलांग बच्चों को कार्यात्मक कौशल सिखाना चाहिए जो उनके दैनिक क्रिया कौशल में भी काम आ सके। अब हम बात करेंगे समेकित शिक्षा की। तो समेकित शिक्षा क्या है? कि बहुविकलांग बच्चों को समायोजन वास्तविक रूप से समायोजन करने से है, क्योंकि विकलांगता के लक्षणानुसार अगर बच्चों पर ध्यान देना आवश्यक है तो व्यक्ति के अनुदेशक द्वारा कार्यात्मक कौशल भी इससे सिखाया जा सकता है। खेल, कला, नृत्य अथवा संगीत आदि इन सब बच्चों का समावेशन सामान्य बच्चों के साथ किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को ये हानि ना हो कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हम सामान्य बच्चों के साथ में बैठकर ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। जो आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उसी को देखेंगे। इसमें देखेंगे विशेष विद्यालय एवं बदलती भूमिका में स्तर के नहीं होते हैं, उनमें अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसके कारण ही प्रत्येक बालक में अनेकों विशेषताएं होती हैं जो इन्हें अन्य बालक से पृथक बनाती हैं। जो किसी शिक्षा का प्रारूप तैयार किया जाता है तो वह बहुत से विशेष बच्चों को ध्यान में रख कर बनाया जाता है। ऐसी व्यवस्था उन बालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसकी आवश्यकताएं विशेष होती हैं, तो वे अपनी विशेषताओं की पूर्ति सामान्य रूप से तैयार की गई शिक्षा व्यवस्था का चयन आवश्यक हो जाता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों को आवश्यकता पूर्ण कर सके और इस कार्य हेतु विशेष विद्यालय तक अच्छा स्रोत होता है। वास्तव में विशेष शिक्षा दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का आधार प्रदान करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम होता है और इसमें विशेष प्रकार से निर्मित अनुदेशन द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण कराया जाता है। और इसमें अगर हम देखें तो निम्न प्रकार से इसको हम समझ भी सकते हैं, जैसे विशेष उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए, उचित शिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता होनी चाहिए, विशेष कक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, मूल्यांकन में सुगमता होनी चाहिए, पाठ्य सामग्री क्रियाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुविकलांग बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये था हमारा 4.5। यहाँ पे हमारा 4.1 से लेकर 4.5 तक कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिवीजन किया यूनिट 4। तो
नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे, जिसमें हम ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे, 5 यूनिट पढ़ेंगे। 5.1 से लेकर 5.5 तक हम पूरा रिवीजन करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।